दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो एक जो प्रश्न है बहुत कॉमन हो रहा है और हमेशा जो हमारा प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस ग्रुप है वहाँ पे आते रहता है और बहुत सारे लोगों का एक कॉमन प्रश्न होता है कि जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसमें आपका स्कोर आप कितनी भी मेहनत करते हो तो 60-65 इससे ज़्यादा नहीं होता। जबकि अब कोई भी एग्ज़ाम, बिहार सब इंस्पेक्टर हो, बिहार एसएससी, रेलवे एंड बीपीएससी, कोई भी बीपीएससी का तो आपने खैर कट ऑफ देख ही लिया है। कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 70%, प्रीलिम्स में तो 70, और यदि उसका मेंस है तो 80% आपको सिक्योर करना होगा। तो यदि आपके 60 प्रश्न सही हो रहे हैं, 65 प्रश्न सही हो रहे हैं, तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये बहुत ही कॉमन प्रश्न हो गया और इस पे चर्चा करना ज़रूरी है। तो हम जब प्रैक्टिस करते थे, हम जो जब तैयारी करते थे, मतलब जब ऑब्जेक्टिव वगैरह के जब प्रैक्टिस सेट लगाते थे तो क्या ऐसा किया जाना चाहिए जिससे आपका स्कोर 70-75 के आसपास रहे। दो तीन चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा। एग्जैक्टली जो पॉइंट है कट टू कट बात करेंगे कि क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले यदि आप प्रैक्टिस सेट किसी ऑथेंटिक सोर्स से लगाइए। जैसे देखिए मार्केट में ऐसे प्रश्नों को टफ बनाने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस सेट आते रहे। आज बिहार एसआई में कौन सा प्रैक्टिस सेट बेहतर है, डुटेरिया का, विद्यासागर का या रुक्मणी का? दो तीन मैंने एक करा है। शाम में या कल वीडियो बनाएंगे उस पर कि आपको कौन सा सबसे पहले लगाना चाहिए, किसका एक्सप्लेनेशन बढ़िया है और क्या क्या होना चाहिए एक प्रैक्टिस सेट में, हम लोग कल बात करेंगे। लेकिन देखिए आप जो भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप मान लीजिए आपने पेन पेपर लिया है, एक बार बैठे, क्योंकि अब देखिए मैथ वगैरह तो उतने होते नहीं हैं। जनरली आप घर पे बैठ के 100 प्रश्न लगा रहे होते हो तो 100 प्रश्न को लगाने में मुश्किल से 30-35-40 मिनट लग जाते हैं, मुश्किल से उतना ही लगेगा। 20 मिनट में भी हो जाएगा। तो आप उसको ढंग से थोड़ा सा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, सोच सोच के ये करिए कि इसको मतलब बेहतर बनाना है कि हम एग्ज़ाम हॉल में दे रहे हैं, ऐसा करना है। मान लीजिए ये एक टेंडेंसी होती है कि हम घर में लगाते हैं तो लगता है कि चलिए कम भी आए या ज़्यादा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन सा इवेल्युएट हो रहा है। लेकिन यदि आप 75-80 करने वाले हो और 60-65 आ जाता है तो आपका मनोबल हो जो होता है वो डाउन हो जाता है। इसलिए आपको ये सोचना है कि हम इसको एग्जामिनेशन हॉल में ही दे रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम देना है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड एक्स्ट्रा हर प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। जिससे कि क्योंकि अब बीपीएससी वगैरह में भी और काफ़ी दूसरे एग्जाम में प्रश्न में नहीं कुछ ऐसे चीज़ छिपे हुए होते हैं जिससे आपको लगता है आप बिना पढ़े उसको पूरा मार देते हो, जबकि प्रश्न का डिमांड कुछ और होता है। तो पहला चीज़ ये है आपको ध्यान रखने वाला कि आपको प्रश्न को बहुत सही से पढ़ना है। स्कोर अगर इम्प्रूव करना है तो पहला नंबर ये है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से प्रश्न पढ़ना है, उस पर 2-4-5 सेकेंड हर प्रश्न पे ज़्यादा समय देना है। जो दूसरा सबसे सटीक मेथड है उसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मैं एग्जांपल देके नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मतलब क्योंकि अभी मेरे पास प्रश्नों का वो ऐसा कोई कलेक्शन नहीं है जिसमें मतलब एग्जांपल दे के समझाऊं। लेकिन देखिए सपोज दैट करिए कि मान लीजिए आपको करना क्या है कि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं एग्जाम में। आप सभी ने प्रोबेबिलिटी पढ़ रखा है। तो 25-25% संभावना है कि ए सही होगा, बी सही होगा, डी सही होगा, सी सही होगा। चारों में 25-25% है। लेकिन उसमें से कोई भी ऐसा एक प्रश्न होगा कि जिस आंसर होगा उसको आपको लगता है कि ए वाला नहीं होगा। 100% मैथ और रीजनिंग में तो कंफर्म हो जाता है। मैथ एंड रीजनिंग में आपको क्या करना है कि हीट एंड ट्रायल अप्लाई करना है। हीट एंड ट्रायल में क्या करना होता है कि आंसर से मतलब प्रश्न के तरफ जाना होता है। प्रश्न से हम आंसर मतलब मैथ रीजनिंग का प्रश्न देखते हैं 10 वगैरह वाला, तो उसमें पहले सॉल्व करते हैं फिर उसके तरफ जाते हैं। तो हम जैसे पढ़ते हैं लेफ्ट हैंड LHS इक्वल टू RHS, तो हम क्या करेंगे कि पहले आंसर देखेंगे। अच्छा ये वाला बैठा के देखते हैं, क्योंकि यदि आपके पास समय है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये वाला बैठा के देखते हैं, ये सही है, ये सही है। इसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग में। और जो एलिमिनेशन मेथड है, मान लीजिए कि एक अगर प्रश्न में जो 4 आंसर उसमें पता है कि ये वाला तो कभी भी नहीं होगा, तो मान लीजिए उसको हम कट कर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? 33%। इसी तरीके से हमको फोकस ये करना है कि अच्छा ये वाला जब नहीं होगा तो ये वाला भी तो हो सकता है। आपको हमेशा कोशिश करना है कि सबसे पहले यदि आपको जिस प्रश्न का आंसर एग्जैक्ट नहीं पता है ना, उसको एलिमिनेशन मेथड से करना है कि अच्छा ए वाला नहीं होगा, इसको काट दिए, तो अब आपके पास बचा 3। जब आप उसको कट कर देंगे तो उसके तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है, ठीक है। दूसरा क्या करना है कि फिर उसको बढ़ाना है, मतलब एटलीस्ट आपको उसमें से 2 प्रश्न कट कर देने हैं कि नहीं ये दोनों तो नहीं होगा। मान लीजिए आप तुक्का भी लगाने जा रहे हो या कोई भी ऐसा, तो उसमें से एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है कि पहला ए नहीं होगा, सी नहीं होगा। अब आपके पास बचे बी और डी, तो बी और डी बचेंगे तो अब आपके पास ये नहीं रहेगा ना, ए और सी पे आपका ध्यान नहीं जाएगा और आपका
तो आपका ध्यान ए और सी की तरफ नहीं जाएगा। मतलब ऐसे दिमाग आपका नहीं ये होगा कि अच्छा ए वाला हट गया, बी और डी में से आप सोचेंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी 50% हो जाएगा कि ए सही होगा ऐसे होगा। तो आधा सही भी हो सकता है और आधा गलत भी। लेकिन आप बिना सोचे समझे कि अच्छा ए वाला है, तुक्का मार देंगे कि ए वाला हट कर देते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं गलत होने के। तो जो यदि आपको नहीं आता है उसमें से एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए कि अच्छा ए वाला नहीं होगा, ए क्यों नहीं होगा, ये अपना तर्क आप स्वयं से खोज सकते हैं, लेकिन ए नहीं होगा इसलिए हम इसको कट कर दे रहे हैं, उसको कट कर दीजिए। जब आप एक से ज़्यादा फिर दो कट करेंगे, दो कट कर देंगे तो आपका 50-50% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है प्रश्नों को ए करने के लिए। ठीक है, ये हो गया दूसरी बात। तीसरी बात कि जब आप कोई प्रैक्टिस सेट बनाते हो तो मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट आपने करा, कोई सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे। जब आप प्रैक्टिस सेट हम करते हैं तो हम टॉपिक वाइज बात करते हैं। तो मान लीजिए आपने हिस्ट्री में कोई टॉपिक कर लिया, बौद्ध जैन का कोई ऐसा टॉपिक है, या फिर मतलब सल्तनत काल का कोई टॉपिक है, या मान लीजिए कि महात्मा गांधी के बारे में कोई ऐसा टॉपिक है जिससे आपने प्रश्नों को गलत कर दिया। तो आपको क्या करना है कि उस टॉपिक में मान लीजिए कि देखिए जो प्रैक्टिस सेट वनडे एग्जाम के लिए बच्चे लगाते हैं, खासकर उनका क्या टेंडेंसी होता है कि चलिए लगा लिए और फिर उसके बाद मिला लिए, ए वाला गलत ए वाला सही, और कम स्कोर हो जाता है, हम उसको इवैल्यूएट नहीं करते हैं। एक प्रैक्टिस सेट के पीछे आपको 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे जिससे कि आपका स्कोर बढ़ेगा। तो उसमें क्या करना है कि बढ़िया प्रैक्टिस सेट लेना है। बढ़िया मतलब प्रैक्टिस सेट मान लीजिए कहीं से भी आपने प्रैक्टिस सेट लगाया है तो आप सेल्फ इवैल्यूएट करने के लिए जो प्रश्न आपके गलत हुए हैं वो मानक बुकों से, जैसे घटना चक्र, लुसेंट से, उस टॉपिक के बारे में पढ़ना है आपको। एकदम 100% पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम ज्योग्राफी के किसी पासेज दर्रे की बात कर रहे हैं, आपने जैसे कि रोहतांग, बड़लाचा या ऐसा कुछ सिपकिला दर्रा के बारे में आपने पढ़ा और आप वहाँ पे मिला नहीं पाए और गलत कर दिए, तो आपको ये लगा कि अच्छा मान लीजिए कि ये जोजिला के बारे में है तो हम बस जोजिला ही याद रखेंगे। ये गलत चीज़ है। आपको क्या करना होगा कि उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ये यदि आपके मान लीजिए कि जोजिला वाला इस बार आपने रट लिया, अगला बार बड़लाचा आ जाए या कुछ और रोहतांग आ जाए तो फिर वही गलत होगा। फिर आप उसको एक बार याद करोगे। तो उससे क्या करना है कि जो भी टॉपिक यदि आपका गलत होता है ना, तो उसका एक ओवरव्यू लेना है आपको। मानक जैसे बहुत ज़्यादा बुक से नहीं ये करना है। लुसेंट में वो टॉपिक दिया होगा, लुसेंट से उसको कवर कर लेना है, क्राउन से कर लेना है, घटना चक्र से उस टॉपिक के बारे में 10-15 मिनट पढ़ लेना है, जिससे कि आपका एक ओवरव्यू बन जाए वो प्रश्न और उससे आसपास रिलेटेड फैक्ट से, कि अगली बार वो अगर सही हो जाता है। मान लीजिए कि हम एग्जाम में जो प्रश्न पत्र बनाते हैं या मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह में, ऐसा थोड़ी है कि वही वाला सेम बनाएंगे, उससे रिलेटेड ही तो बनाएंगे ना। टॉपिक पे आपको फोकस करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि उस टॉपिक का ओवरव्यू लेना होगा और खुद से पढ़ना होगा। मान लीजिए मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट देखे हैं जिसमें मतलब 2-2 लाइन का उसके बारे में लिखा हो रहता है, लेकिन जो आपको एक्सप्लेनेशन देखना है ना अपने लेवल पे, जो गलत हुआ है खास करके। सही वाला तो अगर सही होता है तो इसका मतलब उसके आसपास है, आपको थोड़ा सा नॉलेज है। जो गलत होता है उसका एक टॉपिक का आपको ओवरव्यू लेना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड बुक से 4-5 पॉइंट उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है यदि आपको स्कोर 60 से 80 करना है तो। ये 3-4 पॉइंट बताए। अब एक और बात है जिसको हम 5 पॉइंट स्कीम कहते हैं। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही पड़ेगा। देखिए मान लीजिए कि कोई प्रश्न आपने किसी भी प्रैक्टिस सेट से लगाया और उसके बारे में आपको पता नहीं था और वो गलत हो गया आपको, तो क्या करना है कि यदि आप उस प्रश्न के बारे में और जानना चाहते हैं, पहले तो ओवरव्यू ले लेना है। फिर उसके बाद मान लीजिए इतना बड़ा है, इतना बड़ा मतलब 20-25 लाइन में लिखा हो तो आपने मोटा मोटा उसको पढ़ लिया, लेकिन आपको उसमें से 5 पॉइंट निकाल के अपने एक कॉपी में कि अच्छा ये वाला टॉपिक मेरा गलत हुआ था, 5 पॉइंट लिख लेना है। इसको कहते हैं 5 पॉइंट स्कीम। इस यदि आप ऐसा करेंगे ना तो इसके बाद अब जब 15 दिन कंटिन्यू करेंगे और 15-20 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उसके बाद जब आप कोई और प्रैक्टिस सेट लगाने जाओगे तो लगेगा कि ये वाला प्रश्न मेरा लगाया हुआ है, इसका ये वाला टॉपिक है, तो ये वाला 5 पॉइंट स्कीम ए वाला जो अभी बता रहे हैं, ए वाला और एलिमिनेशन मेथड को आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके बाद आपके प्रश्नों के सही होने की संख्या बढ़ जाएगी। ये दोनों को मिला के ही काम करना, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना मैथ रीजनिंग में, 5 पॉइंट स्कीम और एलिमिनेशन मेथड, इन दोनों का यदि आप एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो 100% जो 60-65 ला रहे हैं, 55 ला रहे हैं, 15 दिन करके देखिए, गारंटी मैं कह रहा हूँ कि आप 70 से ज़्यादा स्कोर करोगे। हाँ, बाकायदा पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए एक जैसे कोई मतलब हमारा साइंस का ये पेपर था जो हमने मतलब प्रीवियस ईयर आया था, जिसको हमने ग्रुप में डलवाया था। ये इसका पेज है मेरे पास, ठीक है। तो इससे एक प्रश्न लेते हैं। इससे जैसे हीमोफीलिया रोग का वाहक कौन है, इसमें एक प्रश्न है। तो पुरुष स्त्री दोनों नॉट, तो
तो मान लीजिए कि हीमोफीलिया आपको आंसर पता है पुरुष या स्त्री में से, तो आपने लगा दिया। लेकिन इसमें यदि आपको 5 पॉइंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 पॉइंट। हमारा जो एक्सप्लेनेशन गया था साइंस वाले, हमने 500 टॉप 500 क्वेश्चन डलवाए थे अपने पेड ग्रुप में, सब जगह डाला था, पेड ग्रुप ही नहीं फ्री वाले में भी। तो इसमें क्या क्या हमने एक्स्ट्रा जुड़वाया था, जो कि 5 पॉइंट स्कीम के ये आता है कि इसमें क्या होता है। मान लीजिए हीमोफीलिया में क्या नहीं होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, यह एक अनुवांशिक रोग है। वर्णांधता के बारे में हमने थोड़ा सा ये कर दिया इसमें जिक्र कि लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं हो, तो उस प्रश्न से रिलेटेड एक विटामिन वाला था, तो हमने उसके आविष्कारक का नाम डाल दिया। तो ऐसे आपको करके 5 पॉइंट लिख लेने हैं जो इससे रिलेटेड होगा। तो ये जब आप 5 पॉइंट लिखोगे तो आपका एक बेहतर नोट्स तैयार होगा। देखिए जो कि हमारा हम लोग तैयार कर करके बच्चों को देते हैं इस तरीके से। आपको 5 ये दिख रहा होगा, एक हर में 4 5 4 5, तो इस तरीके से आपको 5 पॉइंट तैयार करने हैं। और यदि आप 15 दिन तक ऐसा करते हैं 15-20 प्रैक्टिस सेट के साथ, तो ध्यान मतलब एकदम इसको 100% से वो समझिए कि यदि आप उसके बाद 15-20 दिन के बाद अगर ऐसा करते हैं तो आपका स्कोर अगर 55-60 आता है तो 70 तो हो ही जाएगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए 70-75 के बाद स्कोर बढ़ाना ना एक सेचुरेशन लेवल हो जाता है, तो बढ़ाना थोड़ा सा धीरे धीरे टफ होने लगता है। तो उसके लिए आपको अलग मेहनत करना पड़ेगा, अलग पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन 60-55 का स्कोर तो बहुत ही ज़्यादा कम है। वो इस मेथड को आप यदि फॉलो कीजिएगा, जो 3-4 मेथड मैंने बताए हैं, तो आपका स्कोर 70 पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहुंचेगा। तो इस तरीके से 4 मेथड हमने एक करे हैं। आप लोग काफ़ी पूछ रहे थे, तो इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि देखिए कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, इस हिसाब से आपको थोड़ा सा आगे तो रहना पड़ेगा। तो इसको फॉलो कीजिए। और बिहार एसआई वगैरह के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस सेट है देख रहे हैं, एक दिन में कल या वीडियो बनेगा। फायरमैन वगैरह के लिए भी वैकेंसी आई है, तो उसमें क्या क्या है उस पर एक दिन हम लोग चर्चा करेंगे। और बाकी जो हमारा पेड ग्रुप है उसमें तो आप लोग जुड़ ही रहे हैं, कितना स्मूथली चल रहा है। अभी उसमें क्राउन हुआ था, होगा, फिर लुसेंट चल रहा है, और बाकी करंट अफेयर्स तो चल ही रहा है। तो आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो बेशक जुड़िए। लेकिन जिनका प्रश्न ये था कि उनके स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं, वो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।